क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये जो तुम लाइट को देख रहे हो एक्चुअली में लाइट को देख ही नहीं रहे हो, और लाइट के लिए टाइम का होना ये बोलना ही गलत है। और लाइट के बारे में कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिसके बारे में सोच के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें लगता था कि तुम लाइट को समझते हो बट शायद तुम लाइट को समझते ही नहीं हो। इस वीडियो को तुम्हें एंड तक जरूर देखना है बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि इससे तुम्हें ऐसी सारी चीजें पता चलेंगी जो कि तुम्हारी लाइट की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो हम लोग समझेंगे कि लाइट की एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है, लाइट इन रियलिटी है क्या लाइट के लिए टाइम एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है, या क्यों ये बोलना गलत है, और क्या लाइट सही में एग्जिस्ट करती है। इतनी फंडामेंटल चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है लाइट की। तो अगर तुम्हें भी नेचर को जानने का शौक है, लाइट, ग्रेविटी, इन सबको समझने का शौक है, तो मैं भी पॉपकॉर्न ले आओ, चिप्स ले आओ, बिकॉज ये वीडियो अपने में एक जर्नी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लाइट एग्जैक्टली है क्या ये समझने से पहले हमें लाइट की हिस्ट्री भी समझना जरूरी है ताकि हमको पता चल सके कि लाइट की हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे इवॉल्व हुई थी। अब सोचने में अजीब सा लग रहा है कि लाइट जिसको हम लोग रोज देख रहे हैं हजारों साल से, लाखों साल से, जिसकी मदद से हम लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, इंसानियत, ये सारे जानवर जिसकी वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत ही खराब थी। तो अगर मैं 2500 साल पहले चला जाऊं, और मैं पहले ही बता दूं अभी कुछ ऐसे आइडियाज आने वाले हैं जिससे आपको थोड़ी हंसी सी आ सकती है, लेकिन आपको हंसना नहीं है बल्कि अमेज होना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे इवॉल्व होती गई कि हमारी लाइट की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती जाए। तो अगर मैं 2500 साल पहले ले आऊं फिलोसफी के टाइम पे, और अगर फिलोसफी की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रीस पे तो आएंगे ही, क्योंकि कुछ भी फंडामेंटल फिजिक्स की चीजें की बात हो उसकी फाउंडेशन ग्रीस में दी गई थी। अब ये वो टाइम था जब साइंस एज अ टर्म डिफाइन नहीं हुआ था, तब नेचुरल फिलॉसफी की जाती थी, वही नेचुरल फिलॉसफी जो इवॉल्व होकर फिजिक्स बन गई। अब इस टाइम पे एम्पेडोक्लिस नाम के एक फिलोसोफर थे और उनकी लाइट को लेकर एक थ्योरी थी। हम लोग चीजों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखों से आग निकलती है। तो इन अ वे हमारे पास सुपरमैन जैसी विजन हो। आई नो बहुत अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन इससे पहले लाइट को एक मिस्टिसिज्म से जोड़ा जाता था, बस ये एक चमत्कार है जो जैसे तैसे हो गया। तो एटलीस्ट इस फिलोसोफर ने एक एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया और उन्होंने बोला कि हमारी आंख से आग निकलती है और उस आग की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। और अगर तुम ध्यान से सोचो तो 2500 साल पहले ये थ्योरी दी गई थी और हमको ये पता था कि रोशनी कहां से आती है, आग से आती है। तो अगर हमको रोशनी दिख रही है तो इसका मतलब है कि हमारी आंखों से आग निकल रही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ा इंट्यूटिव सेंस बना रही थी, इसलिए उस टाइम काफी लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया था। लेकिन बहुत सारी जगह पे इसके खिलाफ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी आ रहे थे। फिर प्लेटो आए। प्लेटो को आप सभी जानते हैं। प्लेटो ने यह बोला कि ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों से सिर्फ आग निकलती है, बाहर से भी आग आती है, और ये दोनों जब कंबाइन होती हैं तब जाके हम लोगों को चीजें दिख पाती हैं। और ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर हमारी आंखों से ही आग निकल रही है तो हम लोग रात को चीजें को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आई मीन इस बेसिक सी चीज के लिए हमको काफी साल वेट करना पड़ गया कि रात को हम लोग चीजें क्यों नहीं देख पा रहे अगर हमारी आंखों से आग निकल रही है। फिर प्लेटो ने बोला कि एक एलिगेंट फायर बनती है जब बाहर की आग और आंखों की आग मिलती है, और तब हम लोग चीजों को देख पाते हैं। पहले के कंपेयर में ज्यादा सेंस बन रहा था, लेकिन इसके बाद फिर एरिस्टोटल महाराज आए। अब एरिस्टोटल ने बहुत झंडे गाड़े थे, लेकिन एरिस्टोटल ने यहां पर इस फायर की थ्योरी को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो भी कोई बहुत एक्यूरेट सी चीज नहीं बताई। उन्होंने ये बोला कि लाइट बेसिकली एक इनेट प्रॉपर्टी है हमारे नेचर की। तो जब भी सनलाइट आती है तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये सडनली ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट हो जाता है इसलिए हम लोगों को चीजें दिख जाती हैं। रात को ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सो रैदर देन सेइंग कि कोई चीज आ रही है, कोई आग जा रही है, कोई आग आ रही है, उन्होंने ये बोला कि एक फंडामेंटल नेचर है हमारे आसपास की चीजों का जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। अब इस थ्योरी से एक प्रॉब्लम ये थी कि इससे लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ गया कि अगर ये सारी चीजें इंस्टेंटेनियसली हो रही हैं तो मतलब ये सारी इंस्टेंट चीजें हैं और लाइट की कोई स्पीड नहीं होती है, या फिर इसकी स्पीड बोलने का सेंस नहीं है क्योंकि इंस्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद यूरोप का डार्क एज आ गया। डार्क एज आ गया तो वहां पर साइंस, फिलोसफी, इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन जब यहां पर प्रोग्रेस रुकी हुई थी तब इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था। अब हम लोग आएंगे 10,021 सीई में। यहां पर हम लोग एक बहुत ही लेजेंडरी स्कॉलर के बारे में बात करने वाले हैं, इब्न अल हिताम, जिनको अलजेन भी बोला जाता है। हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी सही ना हो, लेकिन मैंने इनका नाम यहां पर इसलिए लिख दिया है। अब ये इन ट्रू एसेंस फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोले जाते हैं, और पहले साइंटिस्ट भी बोलना गलत नहीं है उनको। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी फिलोसोफर्स आ रहे थे वो लोग फिलोसफी के बेसिस पे अपनी थ्योरीज दे रहे थे, लेकिन उसको टेस्ट नहीं कर रहे थे।
लेकिन अलाज़ेन दुनिया के वो पहले पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस आइडिया को टेस्ट करना शुरू किया। उससे पहले लेकिन एक आइडिया और आ चुका था यूक्लिड के टाइम पे। यूक्लिड को आप सब जानते हैं, जिन्होंने यूक्लिडियन ज्योमेट्री दी। यूक्लिड ने मैथमेटिक्स की मदद से यह बताया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये जो नॉलेज है ये अलाज़ेन के पास थी। अब अलाज़ेन ने क्या किया कि उन्होंने ये जो आग से आग निकलने वाली थ्योरी थी, ये सारी चीजें पढ़ी और उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे आंखों से आग निकल रही है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, तो जब हम लोग सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखों में तकलीफ क्यों होती है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था जिसके लिए इतने साल रुकना पड़ गया कि हम लोग आंखों से अगर आग निकाल रहे हैं तो सूरज को देखने में तकलीफ क्यों हो रही है। इसका मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी आंखों से चीजें निकल रही हो, बल्कि हो सकता है कि बाहर से कोई चीज हमारी आंखों में आ रही हो। सोच के देखिए, हमको हजारों साल लग गए इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि बाहर से हमारी आंखों में कोई चीज एंटर कर रही है, बल्कि हमारे आंखों से कोई चीज बाहर नहीं जा रही है। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा होता है तो मैं इसे टेस्ट कैसे करूं। और फिर उन्होंने बनाया था एक पिनहोल कैमरा, और उसकी मदद से जब उन्होंने देखा तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन में एक इन्वर्टेड इमेज आ रही थी। इन्वर्टेड इमेज से उन्होंने एक चीज पता चल गई कि यूक्लिड ने जो बोला था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो बात तो एकदम सही है। और तब हम लोगों ने पहली बार कॉन्फिडेंटली बोला कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और लाइट कोई ऐसी चीज है जो हमारे आंख से नहीं निकलती है, बल्कि हमारे आंख के बाहर की चीजें हैं। दिस वॉज जेन्युइनली द गोल्डन टाइम ऑफ इस्लाम। ये वो टाइम था जब न जाने कितनी साइंटिफिक और मैथमेटिकल डिस्कवरीज उस टाइम पे हुई थी, और ये कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है। पूरा यूरोप जिस टाइम पे डार्क एज पे था, यहां पर एक कमाल का रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग लाइट को लेकर थोड़ी अटक गई कि ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन अभी लाइट की स्पीड क्या है इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन फिर अब हम लोग आते हैं 1676 में, जहां पर एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर ने ये अंडरस्टैंडिंग काफी चेंज कर दी। अब ये जो एस्ट्रोनॉमर थे ये लाइट के ऊपर स्टडी नहीं करना चाह रहे थे, उनको जुपिटर के एक मून के बारे में स्टडी करनी थी। इस मून का नाम आयो था। उनको ये जानना था कि ये जो आयो पे इक्लिप्स होता है ये कितने टाइम पे होता है, जिसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी थी। अब हुआ ये कि जब वो ये इक्लिप्स को स्टडी कर रहे थे और जब अर्थ जुपिटर के पास वाले फेज में थी, तब इसका जो टाइम आ रहा था उनके कैलकुलेशन से मैच कर रहा था। लेकिन जब धरती रिवॉल्व करते करते दूसरे साइड पे थी, यानी कि ज्यादा दूर पे थी, तो ये इक्लिप्स का टाइम बहुत डिले हो रहा था। तो एक कंफ्यूजन आ रही थी कि ये डिले क्यों हो रहा है। अब मैं कुछ टाइम पहले प्लानिटेरियम पे एक वर्कशॉप ले रहा था, और वहां पर मैंने एक चीज पूछी कि जब भी हमारी थ्योरी हमारे ऑब्जर्वेशन से गलत मैच खाए तो इसके दो चीजें हो सकती हैं। पहला है या तो हमारी हाइपोथेसिस गलत हो, और दूसरा है कि या तो हमारा मेजरमेंट गलत हो। लेकिन वहां पर पता चला कि उनका मेजरमेंट तो सही था, जरूर हमारी हाइपोथेसिस गलत थी कि लाइट इंस्टेंटली ट्रैवल करती है। अब हमको फाइनली ऐसा आइडिया आ रहा है कि लाइट ट्रैवल भी करती है। हजारों सालों से हमारी प्रोग्रेस की आंखों से आग निकलती है। अब हम लोग इस कंक्लूजन पे आ गए कि लाइट बाहर की कोई प्रॉपर्टी है और वो ट्रैवल करती है। और फिर एरा आता है न्यूटन और हाइगन का। ये द ग्रेट डिबेट एरा था। एक साइड न्यूटन, बहुत ही रिनाउंड फिजिसिस्ट, वैसे उस टाइम के हिसाब से फिजिसिस्ट ऐसे बहुत ब्रॉड टर्म बनी नहीं थी, लेकिन बहुत रिनाउंड फिजिसिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी के ऊपर काम किया, जिन्होंने कैलकुलस दिया हुआ है, न जाने कितनी चीजों के ऊपर काम किया हुआ है, पूरी दुनिया में हर कोई उन्हें जानता है। और वो ही कहते हैं कि लाइट कॉर्पस्कुलर नाम के पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कि लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है, और ये जो पार्टिकल्स है ये ट्रैवल करते हैं। उनके पीछे का नॉर्मल सा सेंस था कि अगर लाइट वेव होती तो साउंड वेव की तरह उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बेंड हो सकती है। अब जैसे हम लोग अगर एक रूम से दूसरे रूम में किसी को बुलाएंगे तो उसमें साउंड वेव कितना बेंड होते हुए जाती है, तब जाके उसके कान में पहुंचती है। ये चीज हम लाइट पे तो होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लाइट वेव नहीं होगी। काफी रीजनेबल सी चीज है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हाइगन आ जाते हैं, और हाइगन कुछ और कहते हैं। हाइगन कहते हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, और उसका रीजन था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। उन्होंने ये बोला कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर, यानी कि वेव फ्रंट ऑफ लाइट है, वही केवल एक्सप्लेन कर सकती है। अब अगर लॉजिक और साइंटिफिक बेसिस के बारे में बात करें तो हाइगन यहां पर जीत रहे थे, लेकिन क्योंकि न्यूटन थे, उनकी इतनी ज्यादा क्रेडिबल इमेज थी, और क्योंकि उन्होंने ग्रेविटी पे इतना बढ़िया काम किया, कैलकुलस पे इतना बढ़िया काम किया, तो उस लॉजिक से उस टाइम के जितने भी लोग थे, स्पेशली रॉयल सोसाइटी थी, उन्होंने ये मान लिया कि न्यूटन इस डिबेट में सही है और लाइट पार्टिकल है। और नेक्स्ट कई सालों तक हम मानते आए कि लाइट पार्टिकल है। अब ये स्टैब्लिश हो चुका है कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन फिर थॉमस यंग आए, जिनके नाम पे रखा गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लाइट को दो स्लिट से पास किया। अब
अगर लाइट पार्टिकल होती है जैसे न्यूटन कह रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि ये जो कॉर्पस्कुलर है इस स्लिट से निकलकर उसके आगे वाले स्लिट के ऊपर जाके टकरा जाए, जिसकी वजह से ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। अब इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो वेव का एक नेचर है कि जब भी दो साइड से वेव निकलती है वो एक दूसरे से इंटरफेयर करती है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से ब्राइट और डार्क पेचेस मिलते हैं हमको। तो ये क्या हुआ, यहां तो एक्सपेरिमेंट हमको ये बता रहा है कि लाइट तो वेव है, इसका मतलब न्यूटन सही नहीं थे, हाइगन सही थे। लाइट का असली नेचर एक्चुअली में वेव है। और उसके बाद टाइम आता है मैक्सवेल का। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे। ऐसा बोला जाता है कि अगर वो इतनी अर्ली नहीं मरे होते तो वो और भी बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं, उन्हें आइंस्टाइन के इक्विवेलेंट माना जाता है। अब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो फैराडे से बहुत इंस्पायर्ड थे, वो देख रहे थे कि जो इनविजिबल फील्ड्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्चुअली में है क्या। और इसी पे काम करते करते वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क करने लग गए, जिसमें उन्होंने काफी सारी डिस्कवरीज की। और जब उन्होंने इसकी स्पीड निकाली तो वो आई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट वेट, उस टाइम तक लाइट की भी जो स्पीड निकाली गई थी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यही लाइट है। एंड अब सोच के देखो, हम इस अंडरस्टैंडिंग पे आ गए कि ये जो लाइट जिसके लेकर हजारों साल से ना जाने कितनी खिचड़ी पक रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोगेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो है। हमको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पता चला कि लाइट एक्चुअली में है क्या। उस टाइम के हिसाब से कितनी बड़ी डिस्कवरी रही होगी ये कि हमको लाइट के बारे में पता चल गया। I mean, मैं अभी भी सोच रहा हूं तो मेरे तो गूज़बम्प्स मूवमेंट हो जा रहे हैं कि क्या फीलिंग आई होगी उनको। लेकिन वो यहां पर नहीं रुके। उन्होंने ये बोला कि क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पता है कि ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि रेडियो वेव भी होती होगी और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट भी होती होगी। ये तब जब हमने ऐसी कोई भी लाइट डिटेक्ट नहीं की थी। मैक्सवेल ने पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से ये चीज प्रिडिक्ट कर दी थी। अब ये वो टाइम आ चुका है जब लाइट के बारे में हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लॉर्ड केल्विन, जिनके नाम पे केल्विन यूनिट रखी गई है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि फिजिक्स में अब बेसिकली सब कुछ पता चल चुका है और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई वो इधर उधर की चीजें रह गई, वो टाइम रहता पता चल जाएगी। तो अब सोच के देखिए, ये वो टाइम था जब हम लोग मान के चल रहे फिजिक्स तो फिगर्ड आउट ही है, ये तो मतलब सब हो ही रखा है। लेकिन फिर टाइम आता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी का। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी बेसिकली ये कहती है कि अगर लाइट का वेव नेचर है तो वेव नेचर के साथ क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हीट ऑब्जॉर्व कर रही है तो इनफाइनाइट अमाउंट वो उसे रेडिएट बैक कर देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों की लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। जो मेरा टोस्टर है, जब उसको टोस्ट को मैं गर्म करता हूं तो उसको इनफाइनाइट हीट दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरा टोस्टर ही नहीं रहना चाहिए। अभी जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, मैं इसको बहुत जल्दी में समझा रहा हूं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसके ऊपर अलग से एक वीडियो देख सकते हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर आप में से कोई कमेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन कर देगा। तो अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानते तो प्लीज कमेंट में बताइए ताकि दूसरों को हेल्प हो। नाउ कमिंग बैक टू यूवी कैटास्ट्रोफी। अब यूवी कैटास्ट्रोफी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और फिर आते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने एक सिंपल सा आइडिया दिया कि मे बी ये जो लाइट है ये लाइट वेव की तरह नहीं जा रही है बल्कि कुछ पैकेट्स में जा रही है। इसको उन्होंने फोटोन नाम दिया। अब ये जो फोटोन है, फोटोन की मदद से अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी सॉल्व हो गई। मैक्स प्लैंक ने एक टाइम पे इसके ऊपर बहुत सोचा कि मैंने शायद बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया, बट इंट्यूटिवली वो भी बहुत ज्यादा इस चीज के लेकर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ये आइडिया प्रोपेगेट हो गया था लेकिन कोई बहुत ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन इसकी नहीं रखी गई थी। लेकिन फिर आते हैं हमारे प्रतापी एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905, जिसे ईयर ऑफ मिरेकल कहते हैं, उसमें एक पेपर लिखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये वही पेपर है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। रिलेटिविटी के लिए तो कभी उनको मिला नहीं नोबेल प्राइज। और इस पेपर में उन्होंने बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सिंपल वर्ड्स में मैं ये बता दूं कि अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है उसके ऑर्बिट से, तो अगर मैं ढेर सारी वेव भेजूंगा लो एनर्जी की, तो मेरी वेव थ्योरी ये कहती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाना चाहिए। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी लाइट जो कि बहुत इंटेंसिटी में है, बहुत ज्यादा वेव जा रही है, वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत डिम लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो उसको नॉकआउट कर दे रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करे। इसको समझाने का एक सिंपल एग्जांपल ये है कि मैं हजारों टेबल टेनिस की बॉल से एक दीवार पे मारूंगा, उसमें छेद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं एक बंदूक की गोली से दीवार पे मारूंगा तो दीवार में छेद हो जाएगा। इसी एनालॉजी से आप समझिए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, नंबर ऑफ लाइट वेव्स कितने फेंक रहे वो मैटर नहीं करती है। और यहां से हमको पता चला कि लाइट एक्चुअली में पार्टिकल है। बट वेट, थॉमस यंग ने बोला था लाइट वेव है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे लाइट पार्टिकल है, तो लाइट इन रियलिटी है क्या? और यहां पर फर्स्ट टाइम हम लोगों को पता चलता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, लेकिन लाइट इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। लाइट कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में हम क्लासिकली आइडिया नहीं लगा सकते, बस उसकी प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग उसे नैरो डाउन करने का ट्राई करते हैं। और ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, और ये भी हमको पता चल ही गया था कि लाइट मासलेस होती है, जो कि फर्दर प्रूव हुआ जब आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दी। और जनरल रिलेटिविटी ये बताती है कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम कर्व होता है। अब स्पेस टाइम कर्व होता है तो लाइट भी बेंड होनी चाहिए। और 1919 में सोलर एक्लिप्स से हम लोगों ने जब स्टार लाइट को बेंड होते हुए देखा तो ये चीज प्रूव हो गई कि लाइट भी बेंड होती है, लाइट मासलेस होती है, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। और ये वो टाइम था जब रातों रात आइंस्टाइन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, बहुत ही ज्यादा। ये वो टाइम था जब लाइट को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने एपिटोम पे पहुंच गई थी। अब देखो, सोचने में लगता है कि हमने कितना फिगर आउट कर लिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट के बारे में हमको कितना कुछ पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में आएगा कि लाइट की डिबेट फिनिश तो हो गई है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर क्वांटम मैकेनिक्स आता है, और क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम पे रिचर्ड फेनमैन आते हैं। अब रिचर्ड फेनमैन को आप सब जानते होंगे, द ग्रेट लेजेंडरी करिज्मेटिक रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फील्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और ये वो फील्ड है जिसको बहुत ही ज्यादा फाउंडेशनल चीज मानी जाती है। और उसमें उन्होंने एक बात बोली कि लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट को जब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, लाइट दुनिया भर के जितने भी पॉसिबल केसेस है सबके सुपरपोजिशन में जीती है, और जब हम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे एफिशिएंट पाथ लेती है। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मेरे सामने जो मुझे लाइट दिख रही है वो एक सुपरपोजिशन में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कहीं घूम के फिर आ रही हो। आई नो, सुनने में सेंस नहीं बनाता है, बट इसी चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा और कन्विंस होते जाते हैं, और अभी लाइट के स्ट्रेंज प्रॉपर्टी के ऊपर आने वाले हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग ये क्वांटम सुपरपोजिशन वाली बात सीरियसली ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लाइट तो सुपरपोजिशन में है, तो लाइट ट्रैवल नहीं कर रही है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं बीच में कुछ रख देता हूं, जो लाइट ए से बी जा रही है, बीच में कुछ रख देता हूं, उससे मैं देख लूंगा कि लाइट ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन जब मैं ये कोशिश करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि वहां पर लाइट टकरा गई, तो मैं देख रहा हूं, देखो स्ट्रेट लाइन में ही तो जा रही थी। लेकिन ध्यान से सोचो, लाइट को हम कब देख पा रहे हैं? जब लाइट इमिट हो रही है और लाइट अब्सॉर्ब हो रही है। जब मैंने बीच में कुछ ऑब्स्टिकल रख दिया तो उसकी वजह से लाइट अब्सॉर्ब वहां पर हो चुकी है, इसलिए मैं उसे देख पा रहा हूं। यानी कि लाइट को ट्रैवल करते टाइम मैं कभी नहीं देख पा रहा हूं, मैं लाइट को तभी देख पा रहा हूं जब वो किसी चीज से टकरा रही है या फिर इंटरैक्ट कर रही है। तो मैं लाइट को मेजर नहीं करता, बल्कि लाइट की इंटरैक्शन को देखता हूं, और उस इंटरैक्शन के आफ्टर मैथ को मैं देखता हूं। इसका मतलब यह है कि लाइट को मैंने कभी ट्रैवल करते हुए देखा ही नहीं है। हजारों सालों से इतनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आए थे लाइट को लेकर, लेकिन लाइट के ट्रैवल करने को लेकर ही हम लोग कंक्लूसिवली कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा एक और चीज जो लाइट के बारे में लोग बात करते हैं कि लाइट को क्या हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपसे बोला था कि आप लाइट को देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर से मैं आपकी तरफ मार्क कर रहा हूं, ऑब्वियसली आप लाइट को देख पा रहे हैं, बट आप लाइट को नहीं देख रहे हैं। लाइट जब किसी चीज से टकरा रही है उस इफेक्ट को आप देख रहे हैं। इन रियलिटी लाइट इनविजिबल है। इस चीज को मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। अब आपको लगता है कि आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आप लाइट को देख रहे हैं, नहीं, लाइट उससे टकरा के उसकी इंफॉर्मेशन लेकर हमारी आंखों में आ रही है और हम लोग उस सोर्स के बारे में पता कर रहे हैं। इट्स लाइक लाइट एक इनविजिबल एनवलप है जो इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करके हमारे आंखों के अंदर लाके छोड़ देती है। लेकिन वो एनवलप किस चीज का है हमको ये नहीं पता है। वो एनवलप अपने में इनविजिबल सी चीज है। अगर मैं सूरज को देखता तो मुझे लगता है मैं लाइट को देख रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली में प्लाज्मा को देखता हूं। अगर मैं लाइट बल्ब को देखता हूं तो मुझे लग रहा है मैं लाइट बल्ब को देख रहा हूं, बट एक्चुअली में वो एलईडी या फिर उस टंगस्टन को देख रहा होता हूं। मैं कहीं भी ये नहीं कह सकता कि मैं लाइट को देख रहा हूं। अगर मैं अगेन लाइट कहीं से जा रही है और मैं उसे देखने का ट्राई करूंगा तो उस पार्टिकल से इंटरेक्शन की वजह से मैं उसे देख पाऊंगा। टिंडल इफेक्ट में भी मुझे जो लाइट का पाथ दिखता है उसमें मैं डस्ट पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रही होती, इसलिए मैं लाइट को देख पा रहा होता हूं। इन रियलिटी मैं लाइट को कभी देख ही नहीं सकता, लाइट इनविजिबल है। अगर लाइट इनविजिबल है और लाइट का ट्रैवल करने को हम लोग कुछ नहीं कह सकते, तो अब क्वेश्चन आता है कि लाइट टाइम एक्सपीरियंस करती है कि नहीं करती है। क्योंकि मैंने भी ये बोला कि मे बी लाइट सिर्फ इमिट होती है और ऑब्जॉर्ब होती है, और अगर इस बीच में ट्रैवल नहीं कर रही तो लाइट के साथ हो क्या रहा है।
और लाइट के लिए टाइम होना ना होना ये क्वेश्चन बोलना अपने में ही गलत है। इसका रीजन ये है कि हमको टाइम को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी पे जाए तो लाइट को टाइम का फ्रेम देना ही अपने में गलत है। अब ये कॉन्सेप्ट अपने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। बट फॉर टाइम बीइंग मैं आपको बस ये बोल दे रहा हूं कि लाइट को हम लोग कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस देने पे हमें लाइट को स्टैटिक मानना पड़ेगा और उसके आसपास की सारी चीज़ों को उसकी वेलोसिटी असाइन करनी पड़ेगी, जो कि लाइट की स्पीड के बराबर आएगा। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि लाइट को टाइम असाइन करने में एक्चुअली में इशू क्या आता है। बट इतनी सारी जो चीज़ें अभी हम लोगों ने समझी, लाइट एग्जैक्टली है क्या? लाइट ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग ये नहीं कह सकते, लाइट विजिबल हम लोग ये नहीं कह सकते, लाइट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हम लोग ये नहीं कह सकते, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बनी हुई हम लोग ये चीज बोल पा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग उसे नैरो डाउन करना ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सो 2500 साल पहले हम लोग जब कहते थे कि हमारा आंखों से आग निकलती है, इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, और आज जब हम लोग इतने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी पे पहुंच रखे हैं, तब भी लाइट एक बहुत बड़ा पजल है। एक ऐसी चीज जिसको हम लोग डेली बेसिस पे इनकाउंटर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक। लेकिन लाइट में इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका टाइम एक्सपीरियंस करना, उसका मास होना या नहीं होना, लाइट का फंडामेंटल नेचर क्या है, यह ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है कि वीडियो आपको ओवरवेलमिंग लग गई हो थोड़ी, तो आपके जो भी व्यूज है या क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, को बताइए कि लाइट के अंडरस्टैंडिंग में कैसे ये वीडियो उनको हेल्प कर सकती है। कोई आपके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट सा, क्रेजी सा, अजीब सा आइडिया आ रहा है, वो शेयर करिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एंजॉय दिस लाइट।